नमस्कार। अक्सर जब कानूनी धाराओं के ऐसे हस्तलिखित और सघन नोट सामने आते हैं तो पहली नज़र में ही ये काफ़ी भारी भरकम लगते हैं। ऐसा लगता है कि इतनी सारी जानकारी एक साथ कैसे याद होगी। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी जटिल सूची को बिल्कुल तार्किक और आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये हस्तलिखित दस्तावेज आज हमारा मुख्य फोकस है। देखा जाए तो ये भागों और धाराओं की एक बहुत लंबी चौड़ी सूची है। शुरुआत में ऐसी कच्ची जानकारी सच में कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन इस पूरे सेशन का मकसद ही यही है कि इस विशाल सूची को छोटे, स्पष्ट और आसानी से याद होने वाले हिस्सों में बांट दिया जाए। हम इस बिखरी हुई जानकारी को एक कहानी की तरह पिरोने वाले हैं ताकि ये एकदम दिमाग में छप जाए। 11? जी हाँ, कुल 11 भाग। स्रोत दस्तावेज में यही वो जादुई नंबर है जिसे हमें सबसे पहले समझना है। ये 11 भाग पूरी कानूनी प्रक्रिया के अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं और हमारा लक्ष्य सिर्फ इन 11 भागों को रट लेना नहीं है, बल्कि इन्हें सही तरीके से कैटेगराइज करके इनके पीछे के लॉजिक को समझना है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इन 11 भागों को 4 स्पष्ट चरणों के रोड मैप में बांट रहे हैं। पहला, मुख्य कानूनी कार्यवाही। दूसरा, विशेष और अनुपूरक मामले। तीसरा, अपील और न्यायालय। और चौथा, नियम और विविध प्रावधान। चलिए पहले चरण से बात शुरू करते हैं। तो खंड 1, मुख्य कानूनी कार्यवाही। आइए इस पूरी प्रक्रिया की नींव को समझते हैं। शुरुआत होती है किसी मुकदमे के एकदम पहले चरण और उसके निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन से। भाग 1 साधारणतः वादों के विषय में, जो धारा 9 से लेकर 35 तक चलता है। और फिर आता है भाग 2 यानी निष्पादन। ये सच में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, धारा 36 से शुरू होकर सीधे 74 तक। कानूनी प्रक्रिया का ये शुरुआती ढांचा बेहद विस्तृत है और इसीलिए इसे इतना बड़ा स्थान दिया गया है। इसी पहले चरण के अंदर एक छोटा लेकिन बेहद अहम हिस्सा है भाग 3 आनुष्विक कार्यवाही। ये धारा 75 से 78 तक सिमटा हुआ है। भले ही ये चंद धाराएं हों, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करता है जो मुख्य प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसी के साथ हमारा पहला मूलभूत चरण पूरा होता है। अब बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, विशेष और अनुपूरक मामले। इसमें हम कुछ विशिष्ट परिदृश्यों को देखेंगे। यहाँ 2 ऐसे भाग हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं और अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। एक तरफ है भाग 4 विशिष्ट मामलों में वाद, जो धारा 79 से 88 तक है, और दूसरी तरफ है भाग 5 विशेष कार्यवाहियां, जो धारा 89 से 93 तक चलता है। इन दोनों को इस तरह आमने सामने रखकर देखने से इनकी धाराओं की सीमाएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं और याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस दूसरे समूह का आखिरी पड़ाव है भाग 6 अनुपूरक कार्यवाहियां। इसका दायरा बहुत ही लिमिटेड और एकदम टू द पॉइंट है। ये सिर्फ 2 धाराओं को कवर करता है, 94 और 95। ये वो कदम हैं जिनकी जरूरत तब पड़ती है जब मुख्य मामले के दौरान अचानक कुछ त्वरित या अतिरिक्त निर्देशों की आवश्यकता हो। आगे बढ़ते हैं खंड 3 पर, अपील और न्यायालय। ये चरण पूरी तरह से समीक्षा और अपीलीय प्रक्रिया पर केंद्रित है। धाराओं के सटीक नंबर्स में उलझने से पहले इन 3 हिस्सों का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस समूह में शामिल हैं भाग 7 जो अपीलों की बात करता है, भाग 8 जो निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण को कवर करता है, और भाग 9 जो उच्च न्यायालयों से जुड़ा है। भाग 7 अपीलें, ये पूरी संहिता का एक काफी भारी भरकम हिस्सा है। जरा सोचिए, ये धारा 96 से शुरू होकर सीधे 112 तक जाता है। ये विशाल दायरा खुद ब खुद ये साबित कर देता है कि कानून में अपीलीय प्रक्रिया कितनी अहम है और इसे कितनी बारीकी से समझाया गया है। इसके तुरंत बाद आता है भाग 8 निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। अगर हम पिछले हिस्से से इसकी तुलना करें तो ये एकदम कसा हुआ और बहुत ही संक्षिप्त है, केवल धारा 113 से 115 तक सीमित। ये दर्शाता है कि किसी भी फैसले की समीक्षा के लिए कानून ने बहुत ही सटीक और नपी तुली धाराएं तय की हैं। इस अपीलीय चरण का आखिरी हिस्सा है भाग 9 उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष। ये मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों की विशेष प्रक्रियाओं और उनकी शक्तियों पर रोशनी डालता है, जो धारा 116 से 120 तक फैला हुआ है। और इसी के साथ हमारा समीक्षा और अदालतों वाला ये क्रिटिकल चरण पूरा हो जाता है। अब आते हैं एकदम अंतिम चरण यानी खंड 4 पर,
नियम और विविध प्रावधान। ये इस पूरी संरचना का एक तरह से प्रशासनिक ढांचा है। भाग 10 नियमों से संबंधित है, जो धारा 121 से 131 तक चलता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प है भाग 11 प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। ये आखिरी सघन ब्लॉक धारा 132 से शुरू होता है और एकदम अंत तक यानी 158 तक जाता है। उन सभी विविध मामलों को यहाँ समेट लिया गया है जो पहले की किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे। तो इस तरह से हमने इस जटिल हस्तलिखित दस्तावेज के सभी 11 भागों को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात है, इन सब में धाराओं का वो कौन सा ब्लॉक है जो याद रखने में सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती पेश करता है? क्या वो शुरुआत का विशाल भाग 2 है जो निष्पादन पर बात करता है, या फिर एकदम अंत का भाग 11? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से खुद को टेस्ट करना ही जानकारी को लंबे समय तक याद रखने का सबसे शानदार तरीका है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।